Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहाब सल और वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। होप सो कि लाहौर का मौसम आपको बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर रहा होगा। लेकिन अगर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में आप हैं या किसी भी और दूसरे शहर में हैं तो मुझे लगता है कि बाहर के मौसम का अंदर के मौसम से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्रीट योर सेल्फ वेरी वेल। अपने आप को अच्छे से ट्रीट करें और अंदर का मौसम बेहतरीन रहेगा तो बाहर गर्मी हो या सर्दी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो होपफुली कि इसी थॉट के साथ आज अपने दिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे कि आपने अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। बिकॉज हर किसी को आपसे यही चाहिए होता है कि आप उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करें, बाखलाक तरीके से, और उनकी बात सुने या उनकी मुश्किल में उनकी मदद करें। लेकिन आपको अपनी मदद सबसे पहले करनी है। सो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन हैप्पीनेस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने दिन का अच्छे तरीके से आगाज़ करें। हम आपके दिन को थोड़ा और एंटरटेन बनाने के लिए और थोड़ी और अच्छे कंटेंट के साथ एक बार फिर से हाजिर है गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज का रन डाउन। क्या क्या होगा 2 घंटे की इस ट्रांसमिशन में, हमने आपसे क्या क्या शेयर करना है, कुछ आपकी स्टोरीज़, कुछ हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ और कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के साथ हम अपना टॉप स्टोरीज जो है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। ऑब्वियसली टॉप ऑफ दी ऑल हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट, जिसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली या आपकी भेजी हुई खबरें जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। जो आज के डोज में कहाँ से कौन कौन सी खबर हमने प्रोग्राम में शामिल की और मेरी टीम ने कहाँ से खबरें इकट्ठी की हैं वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे और आखिर बिल आखिर आ गया वो दिन जिसका हमें इंतजार था। मैं इलेक्शन डे की बात नहीं करी, अभी सिर्फ इलेक्शन डेज की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दी गई है। जो तारीख दी गई है वो है 6 नवंबर की। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे तनाज़ात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। उस पर डिटेल में बात करेंगे आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में कि उनका ख़त जो लिखा गया वो कहा जा रहा है कि डरा हुआ सहमा हुआ सा ख़त है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे और यूट्यूब का जितना चर्चा है हमने सोचा कि इस पर हम चूँकि सुनते बहुत हैं और ज़्यादातर सर्च बहुत करते हैं तो यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए एज अ स्टार्टअप आपको क्या करना चाहिए, आज ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आपसे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे और एक स्टीम सेल थेरेपी, ये क्या मिथ है, ये थेरेपी है क्या, इससे डायग्नोस कैसे करते हैं, आपकी जो भी डिजीज़ हो वो स्पेयर हो या लाइट हो, या इसके अलावा इस तरीके इलाज से कौन कौन से इलाज मुआवजे जो है वो मुमकिन है। स्टीम सेल थेरेपी को डिटेल में आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस इट आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसे खातून से आपकी मुलाकात करानी है, लीडरशिप अवार्ड जो है जिन्होंने जीता 400 खवातीन में। अब वो यंग लड़की जो है वो किस तरह की सक्सेस स्टोरी रखती हैं, किस तरह से नोबल कॉज के उन्होंने काम किया, कहाँ क्या क्या काम किया, इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और वो आज की गुड मॉर्निंग पब्लिक की गेस्ट होंगी तो उनको हम आज के प्रोग्राम में वेलकम भी कहेंगे और उनसे बातें भी करेंगे। सो वी आर डन विद ऑल दीज जो कि आज की टॉप स्टोरीज हैं। और उसके बाद हमने प्रोग्राम में शामिल करना है आज के रनडाउन में आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। लेकिन डेली डोज मेरे ख्याल से शुरू करने से पहले एक बात जो आपसे करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एशिया कप की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आज श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है। सो आज या तो मैच जीत जाएंगे तो हम एशिया कप में पार्टिसिपेट ऑब्वियसली जिस तरह हम कर रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारा कॉम्बिनेशन है और जो हमारा टीम वर्क है, जो हमारी लीडरशिप है वो जिस तरह से लेके चल रही है पूरी टीम को। लेकिन उसके बाद देखना भी बाकी है कि आज के मैच से ये फैसला हो जाएगा कि या तो टीम घर वापस आ जाएगी या कप लेने के और एशिया कप लेने के और करीब पहुंच जाएंगी। सो इसको भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। टॉप स्टोरीज के बाद डेली डोज होगा, लेकिन एक क्विक और छोटी सी ब्रेक के बाद। सो हमारे साथ रहेगा, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक में अब वक्त हुआ चाहता है डेली डोज का। सो डेली डोज के प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज का पहला डोज जो है गुड मॉर्निंग पब्लिक का, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ डोज है। ऑब्वियसली इस तरह की सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी खूबसूरत सी वीडियोज़ और पिक्चर्स तो हमारे सामने आती रहती हैं और जो हमें एंटरटेन भी करती हैं, खासतौर पर रील्स की सूरत में बहुत ज़्यादा हम एंटरटेन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस एक स्टोरी की तो ऐसी पिक्चर्स बड़ी रेयर पिक्चर्स होती हैं जो कि देखने में बहुत कम। अगर रियलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो रियलिटी में तो शायद आपने कभी ना देखा हो, लेकिन चलिए अगर आपने नहीं देखा तो पिक्चर से हम ये जो है आपका फाका ये पूरा कर देते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक ऑफिसर है सुशांत, जिन्होंने क्या ही खूबसूरत ये वीडियो जो है उसको पोस्ट किया। मिलियन में इसके व्यूज़ आ गए और हम तक भी ये खबर पहुंच गई और ये वीडियो पहुंच गई। अब ये देखिए कितना खूबसूरत पूरा एक शेरों का ख़ानदान है। मतलब एक शेर, ऑब्वियसली अगर आप फैमिली की बात करें तो मुझे सिबलिंग्स तो नहीं पता, लेकिन आप अगर जज कर सकें इस वीडियो से तो शायद आप जज कर लें कि अम्मा अब्बा और सारे बच्चे जो हैं वो कितने सुकून से सो रहे हैं। कोई सो रहा है, कोई ऊँग रहा है, तो ये सोता और ऊँगता हुआ शेरों का एक खूबसूरत ख़ानदान जो कि आप देख रहे हैं कि जंगल में किस तरह से आराम फरमा रहे हैं। एक्चुअली नॉर्मली आप इस तरह की जब वीडियोस देखते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत इसको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जो नीचे कमेंट सेक्शन में लोग बातें करते हैं ना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। बिकॉज नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत कुदरत जो
है वो नज़र आ रही है हमें एक वीडियो में, और लोगों ने कुछ तबसरा करते हुए ये भी कहा कि यस, दुनिया का जो कैनवस है उस पर खूबसूरत रंग जो है वो इन शेरों के ख़ानदान से मज़ीद जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो यस, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ये खबर जब मैंने देखी ऑब्वियसली और जब मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा मुनफरिद है कि हमेशा आप गुर्राता हुआ, हमेशा राइट लेफ्ट जाता हुआ शिकार की तलाश में, और हमेशा आप गुस्से में शेरों को देखते हैं। लेकिन आपने कभी इतना आराम करते, सुकून से, बड़ा पीसफुल और कामनेस तरीके से उनको लेटे हुए नहीं देखा होगा। तो दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेयर टू। सो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है, ये खबर ऑब्वियसली पहले 1 2 3 4 मतलब आपको याद होगा कि आम फरोश करने की, आम एक फ़रोश जो है वो सब्ज़ी वो ही बेचता था, और वो भी मंडी में बहुत मशहूर था इस हवाले से कि वो गाना बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उनका ताल्लुक़ खैर लाहौर से था। लेकिन हम अब अगर बात करें तो ये अटक से जो छोटा बच्चा है, अब इसको मौसीकी का एक तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन आपको पता है हर शौक़ पूरा नहीं होता। आपका और मेरा अगर हर शौक़ पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि हर बंदा जो अपना शौक़ आसानी से पूरा कर सके। बाज़ औक़ात आपका ज़रिया मौज जो होता है वो आपसे बहुत कुछ करा लेता है, लेकिन अटक की ये सब्ज़ी फ़रोश जो है उसकी क्या मुनफरिद और क्या खूबसूरत आवाज़ है, और मुनफरिद अंदाज में सोशल मीडिया पे जो वो सब्ज़ी बेच रहा है वो अब सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। अच्छा, मुझे लगता है कि ही इज़ ए फ़ैन ऑफ बॉलीवुड ऑल मूवीज़, और वो गाने जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब अगर हम इन गानों की बात करें तो ये सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, लेकिन हमने कभी इसका ये वर्जन सुनना होगा हमने ये नहीं सोचा। बट ऑल दो एप्रिसिएशन इसलिए कि ये तो लिरिक्स भी खुद लिख रहे हैं, ऊपर से सब्ज़ी और फल फरोश करने का एक मतलब डिफरेंट सा तरीका है जिससे लोग अट्रैक्ट होकर कम से कम आपके पास आते ज़रूर हैं। ख़रीदे ना ख़रीदे बात की बात है, लेकिन चलें, अगर रेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, वो फरोश जो है मेरे ख्याल से वो सब्जियां और जो फल है वो बेच पा रहा है या नहीं बेच पा रहा, लेकिन आपको पता है उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आपको पता है इस एक वीडियो में 8 मिलियन व्यूज़ थे जो हमने पिक की है सोशल मीडिया से। तो जनाब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके जो है वो पैसे कमाने के जो आपकी ज़रिया मुआश है वो बढ़े या ना बढ़े, आपके फॉलोअर्स और लाइक्स अगर बढ़ जाए तो पैसे खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी काम करें तो उसको मुनफरिद अंदाज में करने की कोशिश करें। हम भी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको देनी है। और जी, मुनफरिद काम करने की जब बात आती है तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये जो करते हैं वो हमारे पास सोशल मीडिया पे लेटर और सूरर हमारे पास आ जाता है। दुल्हन के LED लाइट से सजे लहंगे की सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चर्चे हैं, और होपफुली मुझे जो मैं सही कह रही हूँ, मेरे ख्याल से ये तो मेहंदी का इवेंट है या उपटन का इवेंट है। ऑल दो ये इवेंट जो है उसको मुनफरिद बनाने के लिए अब पता नहीं ये दुल्हे मियाँ ने जोड़ा बनाया है, ये दुल्हन के घर वालों ने बनाया है, ये दुल्हन ने खुद बनाया है। बट ऑल दो मेहंदी का ये फंक्शन है, और ख़ातून जब एंटर हो रही है तो उनकी एंट्रेंस पे ही क्या ज़बरदस्त व्यू और पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है। और सोशल मीडिया पे इस वीडियो पे बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं कि आप अलग दिखने के लिए और शादी की कोई पिक्चर कोई वीडियो बस किस तरह से बाय हुक और बाय क्रुक वायरल हो जाए, इसके लिए हम कितना कुछ करते हैं। अब आई डोंट नो कि मतलब करंट भी लग सकता है, इस तरह के कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए बैटरीज लगा के कोई ना कोई इन्होंने जुगाड़ तो लगाया ही होगा। लेकिन जनाब ये एंट्री की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, उसके बाद शूट करने की वीडियो, और फिर जब वो बैठी हैं तो बैठे हुए भी उनका लहंगा ऐसे ही चमचमा रहा है जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जनाब ये वायरल होने का जो एक कोशिश उन्होंने की है वो यकीनन कोशिश कामयाब रही है। तो दुल्हन के LED लाइट से सजे इस लहंगे की कीमत क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ऑब्वियसली लहंगे की कीमत जो है वो रेगुलर लहंगों जैसी ही है, क्योंकि LED लाइट्स लगाकर डिज़ाइनर ने लहंगा नहीं दिया था, ये अपनी एक थॉट प्रोसेस था, ये अपना एक आइडिया था इस कपल का जिन्होंने मेरे ख्याल से इसको लॉन्च किया कि भाई हमने लहंगा सिंपल ले लिया, अब LED लाइट्स इसमें हम खुद लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ मिस है, अगर दुल्हन ने लहंगे पे LED लाइट्स लगाई हैं तो मेरे ख्याल से दूल्हे को भी लगानी चाहिए थी अपनी वेस्ट कोट पे, लेकिन नहीं भाई, दुल्हन को वायरल होने का शायद ज़्यादा शौक था। और इसके बाद जो फोटोग्राफर जो वीडियोग्राफर्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने क्या वीडियोस क्या पिक्चर्स बनाई, क्विकली सोशल मीडिया पे डाली, और सोशल मीडिया पे मिलियन में व्यूज़ इसको कुछ ही मिनटों में मिल गए। लेकिन लोगों ने जब तबसरा किया तो आपको पता है लोग बड़े जालिम भी होते हैं, जब ट्रोलिंग करने पे आते हैं तो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन में जिस तरह से बात की जा रही होती है, कभी कभी आप बहुत खुश और कभी कभी आप बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। बट ऑल दो वायरल इज़ वायरल, तो वायरल कंटेंट आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ऐसा भी होता है? येस, इज़ इट पॉसिबल? अब ये लाहौर का एक शहरी है, ज़्यादा दूर नहीं जाते बल्कि किसी और शहर में आपको नहीं लेके जा रही, लाहौर के एक शहरी की खबर आपको सुनाती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डेली डोज में कोई ना कोई आपका हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ऐसा जहरीला हिस्सा तो नहीं होना चाहिए ना। ये शहरी जो है उसने जहर पीने की इजाज़त के लिए अदालत का रुख कर लिया। अब शहरी का कहना ये है, दावा वो ये करते हैं कि मैं जहर खा लूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब भला आप बताएं, ऐसा हो सकता है कि आप एक जहर पी लें या खा लें और आपको कुछ हो ना? बट ऑल दो ये क्लेम क्या करते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। उन क्लेम ये करते हैं कि कैंसर समेत जितने भी मूजी अमराज हैं उनका इलाज मुआवजा मेरे पास है, मैं हुकूमत को फ्री दूंगा बशर्ते कि हुकूमत मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे ऑफिशियली रिटर्न में
कि मैं जहर पी लूँ। अच्छा जी, अदालत ने जो है वो ये दरख्वास्त ऑब्वियसली समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की और यकसर मुस्तरद कर दी है। मतलब ये दो चंद एक बातें हम सुनते रहते हैं ना कि अदालत ने मुस्तरद कर दी दरख्वास्त, और ऑब्वियसली इसके साथ भी यही हुआ। लेकिन जनाब हिम्मत ये नहीं हारे, फिर डीसी के पास चले गए, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो कि पाकिस्तान में और लाहौर में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मेट्रोपॉलिटन के होते हैं, उनसे इन्होंने रब्ता किया और कहा कि आप नहीं तो आप इजाज़त दे दें, आप नहीं तो आप इजाज़त दे दें। भाई अगर आपने जहर पीना ही है तो इसे इजाज़त तलब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जनाब उनका कहना ये है कि इजाज़त इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं अगर जहर पीऊँगा तो मैं ये दावा करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, और इसके बाद ही जो मेरे पास तमाम इलाज मुआवजे हैं कैंसर के मूजी मर्ज़ को लेके वो मैं हुकूमत को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। लेकिन हुकूमत फ़िलहाल इजाज़त नहीं दे रही, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है कि इजाज़त देनी भी नहीं चाहिए, तो आप भी इस तरह के काम करने से परहेज़ करें। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची की अगर हम बात करें तो हमेशा से आप ये जानते हैं कि कराची हब रहा है, वो फिल्म इंडस्ट्री हो, लॉलीवुड हो, आपके स्टार्स हो, अदब हो, और एक बार फिर से जो है कराची ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बड़े इवेंट का जो है वो इनकाद किया है। कराची आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 8 तारीख से शुरू ये जो आपका थिएटर फेस्टिवल है वो जारी और सारी है। 30 रोज़ा ये फेस्टिवल है जो कि जारी रहेगा। 7 से 8 ममालिक मजीद भी है जिसके मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। थिएटर्स में प्लेज होंगे और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं बड़ी तादाद में पहले ही इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम अपने माहौल की बात करते हैं जहाँ पर माशी और सियासी सूरत हाल और बाज़ात माशरती मसाइल इस तरह के हो जाते हैं कि एक से बढ़कर एक वाक़यात हमारे सामने आते हैं, तो हम ज़रा सा परेशान हो जाते हैं। और इस तरह के स्ट्रेसफुल माहौल में इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो यकीनन एक ताज़ा हवा का झोंका ही साबित होते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर तमाम ये जो पाकिस्तान में थिएटर फेस्टिवल जारी है, 30 रोज़ा है। इसमें क्या क्या मज़ीद एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन शिरकत करेगा, आपके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और आपको क्यों विज़िट करना चाहिए, अरीशा शुजा हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बताएंगी। अरीशा बताइएगा क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और कितने दिन तक जारी रहेगा ये? आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में जहाँ थिएटर का बैनुल-अक़वामी मेला आबोताब से जारी है, जिसकी बात की जाए तो बताती चलूँ, इस मेले का इफ्तिताह जो है 8 सितंबर को किया गया था। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध और दीगर अदाकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इसी ग्रुप का एक हिस्सा है, इसी थिएटर का एक हिस्सा, अपलिफ्ट ग्रुप इनका नाम है, यूएस इनका ताल्लुक। इनसे बात करते हैं। हाउ वाज इट ऑल एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान? Oh, we have loved being in Pakistan. We've had such a great time meeting so many new people, experiencing Pakistani theater and the amazing food. It's just been a whirlwind of of amazingness. It's been good. Tell me about your workshop. So our workshop is called Transcending Technique. And what we do is we teach how you can have physical storytelling. So in theater, often the stories are told through spoken word, and the drama is written stories. But we're teaching how you can do that through the drama of the body. That a body can, push or pull, fall in love. All the metaphors that happen in our lives can happen physically in space, and we're teaching that through acrobatics and lots of different storytelling styles. What is the one thing that you love about Pakistan? My favorite thing about Pakistan is how warm and welcoming and full of hospitality the people are. I just feel that everywhere we go, people are like, come over for chai, we want to make you dinner. It's just really, really sweet. जी, तो जैसा आपने देखा ये जो ग्रुप है यहाँ पे वर्कशॉप्स का इनकाद किया गया है। मज़ीद एक और वर्कशॉप जो है जो ये लोग करेंगे, और फिर इसके अलावा मज़ीद भी और थिएटर्स बाकी हैं। आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में 30 दिन के अंदर 45 शोज़ दिखाए जाएंगे, और अब तक के दिखाए जाने वाले शोज़ की अगर बात की जाए तो उसमें यूएसए का ग्रुप अपलिफ्ट की जानिब से एक शो थ्रू द वेब्स दिखाया गया था, और मुख्तलिफ पाकिस्तानी थिएटर्स भी थे, और इसी के साथ साथ श्रीलंकन जो डांस है वो भी दिखाया गया था, और बाकी जो थिएटर्स हैं उनकी रौनकें भी लगनी बाकी हैं। थैंक यू सो मच अरीशा फॉर सच अ गुड एंड ज़बरदस्त सी बात जो आपने उनसे की। ऑब्वियसली इट्स अ प्राउड मोमेंट जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा होता है किसी भी गैर मुल्की उन तमाम आर्टिस्ट को जो कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं और पाकिस्तान के लिए इतनी खूबसूरत और अच्छी बातें करते हैं। बट ऑल तो अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो सदर आर्ट काउंसिल का इस हवाले से कहना ये कि हमारा फोकस पॉइंट ये है कि जो यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के और ख़ासतौर पर स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं एंड दे वांट टू कैश देयर टैलेंट, उनको ये प्लेटफॉर्म देना कि वो यहाँ पर आए, अगर वो प्लेस की बात करें, ड्रामास की बात करें, डांस की बात करें, या
जो भी आर्ट उनको है उसको डिस्प्ले करने के लिए वो जस्ट वांट टू गिव दिस प्लेटफॉर्म, जिसे हम कराची आर्ट काउंसिल का इस फेस्टिवल को कह रहे हैं। तो 8 सितंबर से ऑब्वियसली ये ऑनवर्ड जारी है और 30 रोज़ में आपको पता है बहुत सारे दिन जो है वो गुजर चुके हैं। अब हमारे साथ शहला महमूद मौजूद है जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं इस पूरे फेस्टिवल को भी, खासतौर पर इसकी मज़ीद एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें बताएंगी। शहला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक, जो कि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं कराची आर्ट काउंसिल को, और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ अभी हमने भी ऑन स्क्रीन देखी। मज़ीद क्या क्या होने जा रहा है कराची के और लाहौर के लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आप बिल्कुल क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जो इंसान जो थिएटर से शगफ रखता है, जिसको अदाकारी का शौक है, जिसको आर्टिस्टों से मिलने का शौक है, वो बिल्कुल जरूर आए। और न सिर्फ कराची और लाहौर, तो हाँ मैं यहाँ कहूँगी पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग आ रहे हैं, न सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए बल्कि देखने के लिए भी, क्योंकि इंटरनेशनल मेला सजाया है आर्ट्स काउंसिल ने, और इसमें न सिर्फ हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं बल्कि इंटरनेशनल जो ट्रूप्स हैं, इंटरनेशनल पार्ट से जो है वो भी अब आना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका का ग्रुप जो है वो यहाँ पर आ चुका है और उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि सब अशश कर उठे थे, और इतने खूबसूरत उनके तासुरात थे हम पाकिस्तानी के लिए कि क्या ही कहने। मतलब वो तो कह रहे थे कि हमारा तो तासुर बिल्कुल ही चेंज हो गया है पाकिस्तान आकर यहाँ के लोगों से। अच्छा, चलिए एक और चीज़, आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस कि अगर हम इस फेस्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली 44 थिएटर्स यू आर जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट थ्रू डिफरेंट टीम्स, जो कि मुल्क से बाहर से भी आए हैं, मुल्क के अंदर से भी हैं, और फिर आपका फोकस पॉइंट ये कि कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अगर हम इन प्लेस की बात करें तो कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, खुद ही बताया कि 44 प्लेस हैं, 44 प्लेस हैं जो कि पूरे महीने में पेश किए जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर एक शो होता है और वीकेंड पर हमने जो है वो 2 शो रखे हुए हैं, जिसकी टाइमिंग इस तरह से सेट की हुई है कि एक शो जो है वो 5 बजे किया जाता है और फिर दूसरा शो जो है वो रात में 8 बजे पेश किया जाता है। और दोनों की मैं अभी तक बताऊं कि एक ही वीकेंड गुजरा है अभी तो, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। हमारे जो खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा आगे है, वो बहुत ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। और यंगस्टर्स के लिए तो हमने ये किया है आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची ने कि टिकट्स उनके लिए जो है वो डिस्काउंट पर रखी हुई है। तो मोस्टली जो है वो हर एज ग्रुप के लिए है ये थिएटर फेस्टिवल, हर एज ग्रुप के लिए, जिसमें अब बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, बड़ों के लिए भी है, यंगस्टर्स के लिए भी है, और जो हमारे ओल्ड एज है, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी है। जैसे कि कल रात में जो है हमारे यहाँ तालीम बालगा पेश किया गया था, आपको याद होगा तालीम बालगा किसी दौर में आता था। तो कल जो है वो इतने प्यारे प्यारे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो थे, वो बहुत खुश थे कि उनकी जो पुरानी मेमोरीज थी, जो उनकी पुरानी यादें थी, वो इस थिएटर के थ्रू ताज़ा हुई really है। good, शैला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है, हर एज ग्रुप के लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप शौक रखते हैं और बाज़ौक़ हैं और अदब से आपका शगफ़ है तो ज़रूर जाएं और एंजॉय करें कराची का ये थिएटर फेस्टिवल, जो कि 30 रोज़ मुसलसल जारी रहेगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की और मंजरनामे की, तो हर रोज़ की बुनियाद पर बदलती एक रुदात जो है वो आज ये है। अगर हम कल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान ये जो तनाज़ा इलेक्शन कमीशन ने बिल्ड किया था और इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से शिद्दत इख्तियार करता चला गया। लेकिन अब फाइनली कल जो है वो एक खबर हमारे सामने आई और वो ये है, सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। ख़त लिखा, जिस खत के बाद मुख्तलिफ तनाज़ात जो उन्होंने जन्म ले लिया है। 54 दिन के बाद, ठीक 54 दिन के बाद इंतखाबात की तारीख जो है वो दी गई है। तो अब इस दरमियान क्या होगा, कैसे होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। सना मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और सीनियर एंकर पर्सन है, पब्लिक न्यूज़ फैमिली का हिस्सा है। आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। मिस ना कहिएगा, अगर हम इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करें कि 54 दिन के बाद इंतखाबात की तारीख जो है उसका ऐलान सदर पाकिस्तान की जानिब से किया गया। हम पहले इस एम्बिग्विटी में थे कि आखिर ये इख्तियार है किसके पास, इलेक्शन कमीशन या सदर पाकिस्तान। लेकिन ये जो खत सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया जाए या उनसे रहनुमाई ली जाए, इस पर यह कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने जो अपने इख्तियारात या अपनी जो अथॉरिटी है उसको सही से एक्सरसाइज नहीं किया। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। असल सवाल तो ये है कि उनके पास अथॉरिटी क्या रह गई है। तो मेरी जाती राय ये है कि उनके पास इस वक्त कोई पावर मौजूद नहीं है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन की गई थी इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट की सूरत में, उससे उनसे इख्तियारात ले लिए गए थे।
ये अलग बात है कि सदर मुमलिकत अभी तक इसी बात को दोहरा रहे हैं कि उनके पास इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का इख्तियार है, लेकिन जो आईनी तौर पर अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास अब ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। और चारों जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इसके ऊपर कन्विंस हैं, जो वजारत कानून है वो भी इसके ऊपर कन्विंस है, इलेक्शन कमीशन भी यही बात कह रहा है। सिर्फ अगर नहीं कह रही ये बात तो फिर अदलिया नहीं कह रही है और इसके अलावा सदर मुमलिकत नहीं कह रहे हैं। अदलिया की एक मजबूरी है क्योंकि अदलिया में केसेस है, अदलिया ये पहले फैसला दे चुकी है कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं, फिर इसके ऊपर पहले भी एक फैसला आया कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। तो एक तरफ से अदलिया को भी आपने बैकफुट पर कर दिया है कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। लेकिन अगर हम सदर मुमलिकत की बात करें तो उन्होंने जिस तरह कुछ हफ्ते पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी और वो उनसे बात करना चाहते थे आईनी तौर पर सदर मुमलिकत होने की हैसियत से, क्योंकि जो बार बार वो जवाब फराहम कर रहे हैं वो ये है कि क्योंकि उन्होंने वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर असेंबली डिसॉल्व की तो अब उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की डेट दें और उसके लिए वो आर्टिकल 48(5) का हवाला बार बार दे रहे हैं कि क्योंकि वजीर आजम की एडवाइस पर अगर वजीर आजम के कहने पे अगर सदर मुमलिकत असेंबली डिसॉल्व करता है तो फिर उसको इलेक्शन की डेट देनी होती है और वो 90 रोज होनी चाहिए। तो वो इस आर्टिकल को जवाब बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसकी रूह से मुझे तारीख अनाउंस करनी है। अच्छा मिस ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐड कर लें कि अगर केपी के पंजाब के इंतखाबात में इंटरव्यू करने पर सदर पाकिस्तान ने जब तारीख दी थी उस वक्त भी हमने सारा सिनेरियो यही स्केच किया था, लेकिन अगर फॉर द टाइम बिंग हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 54 दिन के बाद इंतखाबात की तारीख दी गई है और फिर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लें, तो अगर हम उनको इंडोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट के बाद भी लेते हैं तो ये 54 दिन के बाद ठीक जो है वो 89वां दिन होगा। तो ये जो दिन है बिल्कुल आखिर की तारीख देना और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो अल्टीमेटली ये 2 से 4 दिन और भी मजीद लगेंगे, तो 90 दिन से तो एक्सीड हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो फिर ये फॉर्मेलिटी या फिर ये खत लिखा गया ताकि वो आईनी जिसकी आप बात कर रही हैं कि आईनी इख्तियार उनके पास है तो उन्होंने उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर देना तो था, तो क्या फिर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई है? नहीं, फॉर्मेलिटी इन अ सेंस कि वो पीटीआई से अपनी मोहब्बत और एफिलिएशन शो करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि उनको खुद भी पता है जब उन्होंने पिछले इस एक हफ्ते में वजारत कानून से कंसल्टेशन की, सूबाई वजारतों से कंसल्टेशन की, तो उनको हर तरफ से नो का जवाब मिला। तो उसके बाद उनको पता था कि उनके पास इख्तियार मौजूद नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको खत लिखा और उनसे डिमांड की खासतौर पर पीटीआई चेयरमैन ने कि आप हर सूरत में इलेक्शन की डेट दें, तो जब उनको ये मालूम था कि वो डेट अनाउंस नहीं कर सकते तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि मेरी ये राय है कि इंतखाबात 90 रोज में आईनी तौर पर होना चाहिए। उनका अगर आप वो लेटर पढ़ें तो उन्होंने उसमें कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जी मेरी राय है कि आईनी तौर पर ये होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने जवाब फराहम किया है। जहां तक 90 रोज की बात है तो 90 रोज को इसलिए बार बार या 89 रोज को इसलिए कोट किया जा रहा है क्योंकि आईनी तौर पर आपको 3 महीनों में इंतखाबात कराने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 90 रोज में इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन का मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन एक क्लियर डेट इलेक्शन की नहीं दे पा रहा। अगर वो दे तो ये सारी बहस और ये जो इबाम मौजूद है कि आया इलेक्शन होंगे भी जनवरी फरवरी में या फिर नहीं, ये इबाम खत्म हो जाएगा। अगर तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह डिलिमिटेशन की बात की है कि पहले उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को हम करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी हम 31 नवंबर तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद टेक्निकल तौर पर तकरीबन 60 रोज या 56 रोज चाहिए होते हैं इलेक्शन की तैयारी करवाने के लिए भी और सियासी जमातों को पॉलिटिकल गैदरिंग्स के लिए भी। तो आई थिंक उसके हिसाब से अगर हम देखें तो दिसंबर और जनवरी का महीना होगा और हम मैक्सिमम मिड ऑफ फरवरी में इंतखाबात देख रहे हैं, मैक्सिमम मिड ऑफ फरवरी में। ऑल राइट मिस सना मिर्जा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है। कानूनी हैसियत अगर हम बात करें इस खत की तो वो क्या हो सकती है और इस खत के बाद जो है वो क्या तनाज़ात मजीद जन्म ले रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। अशतर औसाफ हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा, पहले हम सबसे बात कर लेते हैं कि इस एम्बिग्विटी में हम फंसे हुए अब तक कि ये दरअसल आईनी और कानूनी इख्तियार है किसके पास, सदर पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन कहा जा रहा है के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज़ का इख्तियार रखता है। अब इस खत की क्या कानूनी हैसियत है जिसमें सदर पाकिस्तान ने तारीख भी दे दी और फिर ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी रहनुमाई ले लें, क्या समझते हैं आप? एम्बिग्विटी कोई है नहीं, एम्बिग्विटी बनाई गई है और जब हाईएस्ट ऑफिस से कुछ तरह की बात आए तो उसको लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब उसको इतनी सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि जो आपको ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है हाईएस्ट ऑफिस के जो वहाँ से आते हैं, आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं या आपको डायरेक्टिव्स आते हैं। जिस तरह असेंबली की तहलील पिछले साल उन्होंने कर दी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तहरीर बिल्कुल गलत है, जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो उसके कहने पे तहरीर नहीं हो सकती। इसी तरह
पहले आपने देखा कि एक रेफरेंस दायर कर दिया उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, और फिर उसका जो हशर हुआ वो भी आपके सामने है। और उसके बाद रेफरेंस दायर किया उन्होंने 63A के तहत, और उसने भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ये जो है सदर मुमलिकत जो है अपने इख्तियारात जो हैं वो ताबे हैं पार्लियामेंट के भी, और वो ताबे हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के। तो लगता है कि पुराने प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्हीं की डायरेक्टिव पे और उन्हीं के एडवाइस पे अभी तक चल रहे हैं, उसी तसलसल में है। अच्छा सर, ये कहिएगा कि चलिए ये जेस्चर तो कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है, और जो हमारे एनालिस्ट है वो यही कह रहे हैं कि यस वो जेस्चर जो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट वो किसी और को या किसी स्पेसिफिक पार्टी को कर रहे हैं, लेकिन इस खत की अब कानूनी हैसियत क्या है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि 6 नवंबर जो है वो तारीख है इंतखाबात की। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इंतखाबात बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लें, रहनुमाई ले लें। इस खत को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? ये आपके सवाल के असल में 3 हिस्से हैं। पहला कि इस हद की क्या अहमियत है, इस हद की क्या लीगल जो है बैकिंग है। तो ये मैं इसको उसी तरह देखता हूँ जिस तरह सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट किया था, इसकी हैसियत ट्वीट से ज्यादा नहीं है। दूसरी कि क्या सदर मुमलिकत डायरेक्शंस दे सकते हैं, उसका जवाब है नहीं, कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो टिटुलर हेड हैं, यानी वो सिर्फ नाम के सरबराह हैं, असल में मामला जो है वो काबीना चलाती है और वजीर आजम चलाते हैं। तीसरी बात कि क्या वो कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट से हदायत हासिल करें। इसीलिए मैंने रेफरेंस दिया था कि वो तमाम रेफरेंसेस का जो उन्होंने दायर किए और वो मशरूत थे प्राइम मिनिस्टर की हदायत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। तो वो उनके पास कोई हैसियत खुद से भी जाने की नहीं है और किसी को डायरेक्शन भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी ने ओपिनियन हासिल करना है, सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करनी है, तो सदर मुमलिकत है, कोई नहीं। हाँ, सदर मुमलिकत क्या कर सकते हैं और क्या किया उन्होंने, वो अपनी रहनुमाई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से बिल्कुल ओपिनियन ले सकते हैं। उन्होंने लिया और उस ओपिनियन का जिक्र भी उन्होंने किया, और उस ओपिनियन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री की जो इंटरप्रिटेशन है, जो उनका ओपिनियन है, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। और शायद इसीलिए उन्होंने इस खत में भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, जो शायद वो ख्वाहिश भी पब्लिकली नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, उसे कंफ्यूजन हो गई है। तो जो खुलासा है मेरी बात का वो ये है कि इस खत की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। दूसरा, खुद मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसी के पास इख्तियार है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने दस्तखत से उस कानून को असेंट दिया था जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये सारे इख्तियार तफवीज कर दिए गए थे। इलेक्शन की तारीख की ख्वाहिश इज़हार करना और बात है, इलेक्शन का कराना जो है वो और चीज़ है। सर, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ख्वाहिश जो है वो नज़र आ रही है, और फिर कहा यह जा रहा है कि बड़ा सहमा हुआ सा भी ख़त लग रहा है, डरा हुआ सा भी ख़त लग रहा है कि जैसे बस फॉर्मेलिटी पूरी की हो। ऑल दो, लेकिन अगर इतनी आखिर की तारीख देने के हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर लास्टली कमेंट करें कि 54 दिन के बाद, आज से ठीक अगर हम 6 नवंबर की तारीख लेते हैं तो 54 दिन बाद इंतखाबात कराने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया भी है, उनको इंडोर्स करने के लिए कहा भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी टाइम लगेगा। तो अगर 54 दिन के बाद की हम बात करें तो 89वां दिन बनता है, मतलब ऑलरेडी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो वो 90 दिन से एक्सीड करेगा ही करेगा। तो फिर भी हम अगर इस कानूनी हैसियत को देखें तो फिर वो आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन वाली पॉलिसी तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं बताऊँ आपको, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन थोड़े से डिफरेंट पैराए में। वो था पंजाब असेंबली का केस, वहां पे भी उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि 90 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने, हाँ 90 दिन तो गुजर गए हैं, और 90 दिन अगर गुजर जाएं तो वो इलेक्शन कलअदम नहीं होंगे। इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन करीब तरीन तारीख में। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको करीब तरीन तारीख दे देनी चाहिए, लेकिन वो कैसे करेंगे? वो कर नहीं सकते जब तक कि वो हल्का बंदियां ना हो। अब मुझे बताइए, आप, मुझे आपसे सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या जो हल्का बंदियों के सिलसिले में वोटर लिस्ट बनेगी
बहुत सारे लोग नए वोटर बन गए हैं और बहुत सारे वफात पा चुके हैं। उसी Yes. वोटर लिस्ट के ऊपर इलेक्शन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि हैं। जहाँ पे 90 Census दिन का जरूरी- इलेक्शन की बात है, वहां पे फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो ये सब चीजें मिला के पढ़िए। आने वाले इलेक्शंस बहुत जल्द इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, हम्म और इलेक्शंस जब जल्द होंगे और ठीक होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। इंशाल्लाह और सर, वी आर वेरी होपफुल टू। थैंक यू सो मच आप टाइम देने के लिए, और इतनी कमेंट जो आपने की है उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हम सेंसस की बात करें और ख़ासतौर पर बात करें इंतखाबात की, तो इंतखाबात मुश्तरका मुफद्दत कौंसिल के इजलास के बाद नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो ही अवामी मैंडेट जो है वो सामने आ सकेगा, और यही टारगेट है इलेक्शन कमीशन का। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है हमारे इस पूरे घंटे में हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी प्रोडक्टिव डिस्कशन हो और ऐसी बातें हों। ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियोस को भी हमने डिस्कस कर लिया, डेली डोज को भी आपने बहुत एंजॉय किया, लेकिन प्रोग्राम के इस सेकंड आवर में हमारी कोशिश होती है आपको कन्विंस करने की कि अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने अपनी विल के तहत वो काम करना शुरू करना है, इनिशिएटिव लेना है आपने कहीं बाहर जाना है। आजकल मुझे लगता है कि हर मसले का हल एक चीज़ की सूरत में आपके पास है, वो है यूट्यूब। अगर आपने लर्निंग करनी है, आपने अर्निंग करनी है, या इसके अलावा कोई मसला है, कोई सर्च करनी है, कोई रिसर्च करनी है, कोई टोटका देखना है, किसी ड्रामे को देखना है, किसी फिल्म को देखना है, आप क्लिक करते हैं टेक करके यूट्यूब पे और आपको हर मसले का हल नज़र आ जाता है। बट ऑल दो अगर हम सिर्फ इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखें, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यस, बड़ी तादाद में लोगों ने अब यूट्यूब से अच्छे तरीके से अर्न करना शुरू कर दिया है। ये ग्राफ क्या है, कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, बीच में आपको पैरेलल किस तरह से बाकी चीज़ों को साथ कैरी करना चाहिए, ये मिथ क्या है, टेक्निकलिटीज़ क्या है, यूट्यूब इटसेल्फ अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आज मैं अपने प्रोग्राम में सेगमेंट में आपको ज़रूर बताऊंगी कि इनिशियल टिप्स क्या है इफ़ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट। क्योंकि आप सबको देखते हैं, अच्छा वो इतना अर्न करना है, वो इतना अर्न कर रहा है, तो फिर आप सोचते हो कि हम कहाँ से शुरू करें। वो कहाँ से शुरू करें वो पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगी, और इसके लिए हमारे साथ IT एक्सपर्ट मौजूद है, महर साजिद ने कहते हैं इनके आज के प्रोग्राम में इनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर हम बातें बाद में करेंगे, पहले बहुत ही सादा सा सवाल, और उनके लिए जो बिल्कुल हमें स्क्रीन के उस तरफ से देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ओके लेट्स गेट स्टार्ट, यूट्यूब शुरू करते हैं, हाउ वी कैन स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर आप इंटरनेट से पैसे नहीं कमा रहे तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं खुद को पैसे इंटरनेट से ना कमाने देने के लिए, हलकान कर रहे हैं बल्कि। बिल्कुल हाँ, आप रुक नहीं सकते, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड है। देखिए, आप में कोई तो आप में टैलेंट होगा ना, आप अच्छा वॉइस ओवर कर लेते होंगे, आपकी आवाज़ अच्छी होगी, आपको कोई चीज़, आप फाइनेंस के बंदे होंगे, आप डॉक्टर होंगे, आप इंजीनियर होंगे, यू हैव सम नॉलेज, कोई ऐसे टैलेंट जो आप सेल कर सकें, जो आपकी एक्सपर्टीज जिस चीज़ में है, व्हाट्सएवर आप रेडी लगाते हैं यार, ठीक है। आज हमने खबर दी है, रेडी वाला वो बहुत अच्छे तरीके से ना बॉलीवुड के गाने गा के बेच रहा है, तो उसको उसके निर्ख बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, उसके रेट बढ़े नहीं बढ़े, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो आपने ये करना है कि सिर्फ आपने उस टैलेंट को चैनल थ्रू करना है कि मैं इसको सोशल मीडिया के ऊपर कैसे लेके जा सकता हूँ। एंड यूट्यूब इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म राइट नाउ इन पाकिस्तान जो फुल्ली मोनेटाइज्ड है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर यूट्यूब से पेमेंट आएगी, आपका चैनल मोनेटाइज होगा तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। बाकी टिकटॉक जो है, इंस्टाग्राम जो है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिन पे डायरेक्ट इनकम नहीं है, इनडायरेक्टली लोग कमाते हैं ब्रांड से, स्पॉन्सरशिप से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन यूट्यूब फुली मोनेटाइज्ड है, आप यूट्यूब पे स्पॉन्सर्स भी लेके आ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप एड्स से भी, एड्स रेवेन्यू से भी पैसे कमा सकते हैं। तो जो भी आपका पैशन है आप उसमें स्टार्ट करें, यूट्यूब की वीडियोस बनाना, और फिर उसको सीखते जाएं। इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट जो भी आपको आता है ना, जैसा भी आता है, बुरा आता है तो स्टार्ट करें, ये शाई नहीं करें, मैं अच्छा कैमरा लूंगा तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा, इक्विपमेंट चाहिए होगा, अच्छा घर चाहिए होगा, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए होगा, अच्छा सेट चाहिए होगा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो मुझे लगता है कि आम पब्लिक सोचती है, क्योंकि देखिए सब जो पैसे कमा रहे होते हैं ना यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो आपको देखिए मैं बोलूँगी अच्छा महर इतना कमा रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकती, मैं भी अच्छा बोल लेती हूँ, मुझे भी यूट्यूब शुरू करना चाहिए। लेकिन फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। आपने कह दिया टैलेंट है उसको आप बेचो और बेच के आप पैसे कमाओ, लेकिन शुरू करने की अगर हम बात करें, किस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे ज़्यादा चलती हैं, किस तरह का कंटेंट आपको बनाना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में आपको किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना चाहिए? देखिए, कंटेंट क्रिएशन के अंदर ना आपने ये देखना है कि जो मैं जिस टॉपिक पे, पहले अपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। टॉपिक सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अर्निंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम द एड्स रेवेन्यू। अगर आपने गलत टॉपिक ले लिया है तो आपके एड्स पे CPMs बहुत लो आएंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, से ब्रांड्स हैं,
अब ब्रांड्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी वीडियो जाके एक इस्लामिक चैनल के ऊपर चल जाए, वो चाहेंगे कि उनकी वीडियो ऐसे चैनल पे चले जिसके ऊपर ब्रांड्स की बातें होती हैं, जिसकी ऑडियंस ब्रांड्स को लाइक करती है। ठीक है। तो अगर आप अपना टॉपिक सिलेक्शन के अंदर ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर मैंने मिसाल दी इस्लामिक कंटेंट, अब उसके ऊपर व्यूअरशिप तो अच्छी है लेकिन उसके ऊपर रेवेन्यूज बहुत लो हैं, CPMs बहुत लो हैं, उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, ब्रांड आपको स्पॉन्सर नहीं करते। अगर आपने ऐसे टॉपिक पे साल 2 साल लगा के चैनल मोनेटाइज करवा लिया, देन यू विल रियलाइज कि यार ये तो मेरे पास पैसे ही नहीं बन रहे, अब व्यूज़ भी आ रहे हैं और पैसे नहीं बन रहे। तो आपने टॉपिक सिलेक्शन वो करनी है जिसके ऊपर व्यूअर की बाइंग इंटेंट हो, इन सिंपल टर्म्स। फिर आपने कंटेंट बनाते वक्त जो है थोड़ी सी बेसिक्स का ख्याल रखना है शुरू के अंदर कि आपने पहले 15 सेकंड के अंदर प्रॉपर हुक देना है, व्यूअर को आपने हुक करना है। हुक से क्या मुराद होती है कि आपने व्यूअर के माइंड में कोई क्यूरोसिटी क्रिएट करनी है, कोई सवाल उठाना है या उसके साथ कुछ कमिटमेंट करनी है जिसकी बेस पे वो वीडियो में बैठे। तो यूट्यूब की अपनी एक स्टडी ये बताती है कि जो लोग 30 सेकंड से वीडियो क्रॉस कर लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद 70% लोगों को ये चांसेस होते हैं कि वो वीडियो के एंड तक बैठेंगे। यानी कि अगर 60% लोग क्रॉस कर रहे हैं तो 60% के 70% जो है वो वीडियो के एंड तक जो है वो आपका वीडियो देखेंगे। फिर आपकी जो है ना लाइक और डिसलाइक रेशो और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी वीडियो को फर्दर प्रमोट करते हैं। अच्छा मेहर, हम बहुत ना टेक्निकल बात कर रहे हैं जो कि बहुत सारा समझ भी आ रही होगी उन लोगों को जो कि यूट्यूबर्स हैं, बिकॉज हमें यूट्यूब पे आना और शुरू करना, व्लॉग बनाना, अपलोड कर देना, व्यूज़ आ जाना, पैसे आ जाना, हमें सिर्फ इतनी कहानी पता है। जो आप कहानी बता रहे हैं वो अंदर की कहानी है। अगर हम बात करें उन लोगों की जो यूट्यूब शुरू कर चुके हैं लेकिन अब व्यूवर्स का मसला है, व्यूज़ का, मोनेटाइज करने का मसला है। हमें वो वक्त याद है जब यूट्यूब बैन था पाकिस्तान में, फिर जब अनबैन हुआ तो उसके बाद फिर अब सोचें कि बहुत लंबी एक लाइन है जहाँ पे हम लगे हुए हैं। अब हर दूसरा बंदा यूट्यूब शुरू करना चाहता है और आपने देखा होगा, मैं आपसे पूछना ही चाहती हूँ कि वो लोग जो सिर्फ व्लॉग बनाते हैं उनके मिलियन में व्यूज़ होते हैं, वो किस तरह का कंटेंट है और उस तरह का कंटेंट कितना चलता है? देखने में तो बहुत चलता है। देखिए हर ट्रेंड के शुरू में ना आपको अच्छी व्यूअरशिप मिल जाती है। अच्छा। अब ये जो वीलॉग हैं, डेली वीलॉग्स हैं, इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर दूसरा बंदा बना रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया इसके ऊपर। तो आपने कुछ थोड़ा सा यूनिक करना होता है। मैं समझता हूँ कि मैंने अब कम्युनिटी को वापस करना है जो मैंने सीखा है। तो मैंने लर्न विद महार के नाम से एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लोगों के साथ, तो लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने वो नीच सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कंपटीशन कम है। उसके लिए आप VidIQ की एक्सटेंशन यूज़ करें, देखें कि किन टॉपिक्स के ऊपर कंपटीशन कम है ताकि मेरे वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ का कंटेंट है, न्यूज़ के कंटेंट के अंदर आप बना रहे हैं, यू आर गोइंग टू कम्पीट विद ऑल मेजर न्यूज़ चैनल जो डेली की बेसिस पे टन्स ऑफ कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। Exactly, they have a team, they have a huge like employment. तो आप न्यूज़ में कैसे कम्पीट करेंगे उनसे? आप एक माइक पकड़ के निकल जाएंगे लोगों के इंटरव्यूज़ करने, आप कितना ही कम्पीट कर लेंगे। तो आप टॉपिक सिलेक्शन राइट करें, अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करें। फिर आपको सोशल मार्केटिंग का पता होना चाहिए। आपने अपने कंटेंट को मार्केट कैसे करना है, ऑर्गेनिकली कैसे मार्केट करना है, SEO कैसे करनी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिल के एक अच्छा चैनल, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला चैनल जो है क्रिएट करते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये परफॉर्मेंस सेट हो जाती है फिर अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर जो है ना। अच्छा, ये जो अट्रैक्शन पॉइंट है ना, ये मेरे ख्याल से कन्विंस कर लेगा लोगों को कि टू स्टार्ट समथिंग ऑन यूट्यूब। देखने वालों को, आप जो यूट्यूबर्स हैं वो भी खासतौर पर जो शुरू करना चाहते हैं, उन्हें क्या काइंड कुछ टिप्स और काइंड मैसेज देंगे कि आपने अगर स्टार्ट करना है तो यू शुड गो दिस वे? देखिए स्टार्ट में मैं जो न्यू यूट्यूबर हैं उनको मैं 3 टिप दे देता हूँ। ओके, ये निचोड़ है मेरी आपकी मेहनत का, आपकी पूरी सक्सेस स्टोरी का। आपने 3 मिनट या 3 मिनट से कम की वीडियो बनानी है। ओके, ठीक है। आपने हर वीडियो के एंड पे दूसरी वीडियो के साथ पहली वीडियो को कनेक्ट करना है। ओके। आपने अपनी वीडियो के एंड पे कहना है जिस प्रॉब्लम पे आप बात कर रहे हैं आपने उसी से रेलिवेंट प्रॉब्लम निकालनी है एंड के ऊपर, और आपने कहना है कि ये प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप वो देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें। इसको कहते हैं बिंज सेशंस। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने बनानी है प्लेलिस्ट। ये 3 काम अगर आप न्यू चैनल पे कर लेते हैं और कंसिस्टेंटली 100 से 150 एवरेज वीडियो, मैं नहीं कह रहा गुड क्वालिटी वीडियो, एवरेज वीडियोस अपलोड कर देते हैं, you will see the results. Okay, that's very good. Sounds really good. Thank you so much. Thank you so much. और मुझे लगता है कि जो आखिर में आपने क्रक्स निकाल के दिया है, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है लोगों को बताना, बिकॉज बहुत मेहनत करते हैं, बाज़ जब वो मेहनत ज़ाया हो जाती है और उसका रिवॉर्ड या रिजल्ट आपको उस तरह से नहीं मिलता तो आप होपलेस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी डिस्कशन थी, हमने शुरू भी इसी बात से की और अभी हम ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे कि आप यूट्यूब करें, इंस्टाग्राम करें, फेसबुक करें, दुनिया में कोई भी दूसरा तीसरा काम करें, कंसिस्टेंसी इज़ ओनली की ऑफ सक्सेस। आपने कुछ भी करना है मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोविड-19 के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स की बात करें, या हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के बाद एक से बढ़कर एक बीमारियां जो कि आजकल वायरल की सूरत में अटैक करती हैं ह्यूमन बींग्स पर, चूँकि जिस तरह से बीमारियों की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा उनका अटैक पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे तरीके इलाज भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है जिनके तहत जो है वो डायग्नोस करने का प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो गया है। ना सिर्फ डायग्नोस करने का बल्कि तरीका इलाज के साथ साथ अगर हम बात करें पूरे सिनेरियो की, तो कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से हम बीमारियों का इलाज मुआवजा करते हैं तो बर वक्त उसकी तशख़ीस जो है उससे इलाज मुआवजा ज़रा तरीके से और फास्ट तरीके से किया जा सके। तो इस पर बात करने के लिए ख़ास तौर पर आज जिस थेरेपी की हमने बात करनी है, जिसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, वो है स्टेम सेल थेरेपी। ये इटसेल्फ है क्या, तरीका इलाज होता कैसा है, स्टेम सेल की अगर हम बात करें खास तौर पे तो इसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, किस तरह से इलाज मुआवजे के साथ साथ डायग्नोस हो सकता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में बात करने के लिए डॉक्टर शहजाद अनवर हमारे साथ मौजूद है इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर इस थेरेपी की अगर हम बात करें तो इटसेल्फ स्टार्ट में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि थेरेपी है क्या और इससे किस तरह से मुख्तलिफ मूजी अमराज जो हैं उनकी तशख़ीस मुमकिन है। देखिए, स्टेम सेल थेरेपी जो है ये एक ब्रांच है रीजनरेटिव मेडिसिन की। अगर हम रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करें तो ये इस टाइम सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग और मोस्ट रीसेंट जो है ये स्पेशलिटी है मेन स्ट्रीम मेडिसिन की। रीजनरेटिव मेडिसिन हम उस तरीका इलाज को कहते हैं जिसमें हम जिस्म के अंदर मौजूद जो सोर्सेज हैं उसको ही इस्तेमाल करते हुए हम उन बीमारियों को जो नाकाबिले इलाज समझी जाती हैं उनका इलाज जो है या उनका बेहतर इलाज, उनकी बेहतर मैनेजमेंट मुमकिन है। रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करें तो इसमें दो तरीक़ाकार जो हैं वो बहुत कॉमन है। एक तो आपने सब लोगों ने सुना होगा PRP, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। उसमें हम जो पेशेंट है या जो शख्स है उसका अपना ही ब्लड ड्रॉ करते हैं 20-30 cc और उसको प्रोसेस करके उसमें से हम प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स को हार्वेस्ट करते हैं और उनको फर्दर एक्टिवेट करके या उनको ज़्यादा पावरफुल करके हम उसको री इंजेक्ट कर देते हैं। जबकि जो दूसरा ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव और मेन स्ट्रीम है उसको हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी की अगर बात करें तो दो तरह की थेरेपी ज़हन में आती हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी। ऑटोलोगस का मतलब ये है कि हम पेशेंट से खुद ही उसके अपनी बॉडी में से सेल्स को हार्वेस्ट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको बेहतर करके उसको दोबारा री इंजेक्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी। दूसरी ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी। उसमें यह है कि किसी दूसरे के सेल लेके या किसी फीटस से सेल लेके या अम्बिलिकल कॉर्ड से सेल्स लेके वो हम इंजेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि इस टाइम लीगल या एथिकल क्या स्टैंडिंग है स्टेम सेल थेरेपी की, FDA जो फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और दुनिया का सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है USA में, उसने 2018 में जो गाइडलाइंस दी उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर आप ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रीटमेंट कर रहे हैं दैट मीन्स के पेशेंट में से लेके उसी को री इंजेक्ट कर रहे हैं। सिंगल सर्जिकल प्रोसीजर है कि जी आप उसी दिन करके विद इन फ्यू आवर्स री इंजेक्ट कर दें। आप उसकी नेचर चेंज ना करें कि जी अगर आपने वो फैट से सेल लिए हैं तो आप उसको कल्चर या उसको म्यूटेशन ना करें। और तीसरा ये है कि जी उनको आप सिर्फ मिनिमली मैन्युपुलेट करें। तो FDA इसको पूरा ग्रीन देता है और उसको हर तरह की पाबंदियां जो एलोजेनिक हैं उससे एग्जेम्प्ट करार देता है। तो जो ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी है इसको हम मेनली 3 तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले जो इवन 1900s में स्टार्ट हुआ वो बोन मैरो से हम स्टेम सेल लेते थे। बोन मैरो मींस कि हम कूल्हे की हड्डी से ले सकते हैं, टांग की पिंडली से ले सकते हैं और उनको प्रोसेस करके और री इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट स्टेज आई उसमें हमने फैट या एडिपोज टिश्यू जो पेट या कूलों की चर्बी है उसको हार्वेस्ट करते हैं लाइपोसक्शन या लाइपो एस्पिरेशन से और फिर उसको प्रोसेस करके उसमें से हमें बेहतरीन सेल्स या कॉकटेल मिलती है, वो हम पेशेंट को री इंजेक्ट करते हैं। तीसरा इस टाइम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल सेल्स हैं वो हमें पेरिफेरल ब्लड से मिलते हैं। इनको हम कहते हैं पेरिफेरल ब्लड डिराइव्ड VSCL या वेरी स्मॉल एम्ब्रियोनिक लाइक स्टेम सेल्स। जैसा नाम जाहिर करता है कि जो स्टेम सेल आज से 40 साल पहले स्टार्ट हुआ तो इसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये आई
कि यूरोपियन या वेस्टर्न साइंटिस्ट ने जो फीटस जब माँ के पेट के अंदर होता है बिल्कुल शुरू के दिनों में, उसमें से सेल लेके उससे ट्रीटमेंट, या उससे जैसे आपने सुना होगा कि यूरोप में उन्होंने डॉली पूरी स्टेम सेल से बना दी थी शीप, तो वो बेसिकली जो था वो आपका फीटल स्टेम सेल थे, तो उसमें रिलीजियस और एथिकल इश्यूज थे कि जी वो बच्चा ज़ाया हो जाता है या हमल ज़ाया हो जाता है। वो एक चीज़ कंट्रोवर्शियल थी और उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की, और आज बहुत सालों बाद अगर हम पाकिस्तान में बात करें डॉक्टर साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पर इस तरीके के इलाज से कितना इलाज हो रहा है और फिर इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या है, बिकॉज आम आवाम को अवेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस आप मर्ज़ को ला इलाज समझते हैं उसका इलाज मुमकिन है इस थेरेपी के थ्रू। जी बिल्कुल। जहाँ तक पाकिस्तान का स्टेटस है, पाकिस्तान में ये रैपिडली इवॉल्व कर रहा है और कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जो इस फैसिलिटी को या इस सर्विसेज को ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें जो पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये देखना है कि जी जो फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है क्या वो रीजनरेटिव मेडिसिन में या स्टेम सेल थेरेपी में प्रॉपरली ट्रेंड है या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरली ये होता है कि जी किसी एक की सक्सेस को देख के हम विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग तो उसका करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि पीआरपी की अगर हम बात करें तो पीआरपी इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसका यूज़ से ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है। बालों के लिए, स्किन के लिए, पता नहीं आपके सैलून्स में यूज़ हो रहा है, ब्यूटिशियंस यूज़ कर रहे हैं। नो डाउट कि जी ये सर से लेके पाँव तक हर चीज़ में हम देखें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें बीमारी का बात है, नॉर्मली जब आपका जिस्म एज करता है तो उसमें डीजनरेशन होती है। डीजनरेशन का मतलब यह है कि जो आपके सेल्स हैं उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो स्लो डाउन या कम हो जाता है। जब वो फंक्शन कम होगा तो वो उसका एटीपी प्रोडक्शन, उसकी रीजनरेशन वो कम हो जाती है। आपको घुटनों में वेयर टेयर आ गई, स्पाइन में वेयर टेयर आ गई, आपको मस्कुलर वीकनेस आ गई, आपका हार्ट, ये सारी चीज़ें, इवन ब्रेन की एट्रोफी जिसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो नो डाउट पीआरपी से हम इन चीज़ों को या रीजनरेटिव मेडिसिन एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। प्रॉब्लम ये हो रहा है जैसे अभी आपने कहा कि जी पार्लर्स में और सैलून्स में सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते, वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इट्स नॉट फेयर, ये पेशेंट के लिए डिसऑनेस्टी है। प्याज है वो आम आवाम को करनी चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। आपके लिए मैसेज और पैगाम यही है कि आप ऑब्वियसली जब आप रिव्यूज़ देखते हैं तो उस पर रिलाई करते हैं और आप फिर जाकर वही काम करते हैं जो किसी और ने किया होता है, लेकिन कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी चेक करके ही अगर आपने ये काम करना है तो फिर उसको करने की तरफ जाएँ और इसको अच्छे तरीके से रिसर्च करें। देखा सुना उस पर यकीन ना करें, ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So after COVID-19 finally we switched ourselves to digital Pakistan. लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कैश भी किया। जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अब जाके पाकिस्तान में खासतौर पर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास है जिन्होंने उस डिजिटल एरा को कैश किया और ना सिर्फ उस वक्त कैश करने के साथ साथ उन लोगों की मदद भी की जिन्हें हमारी मदद की अशद ज़रूरत थी। और इतनी कम उम्र में इतने अच्छे क्रेडिट साथ लेकर कैरी करना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं आपका तारुफ आज कराऊंगी ऑब्वियसली इंटरनेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून जिन्हें हम कहते हैं रामीन महमूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आपको ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से बहुत मुबारक हो सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से। ऑब्वियसली अगर हम बात करें इंटरनेशनल वुमेन्स लीडरशिप की तो बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर यू जस्ट गॉट दिस आइडिया कि डिजिटल पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कोविड के एरा की बात करें, आपने उसमें बहुत काम किया। उस नोबल कॉज और सोशल वर्क के लिए जो आपने काम किया उसके लिए आपको ये अवार्ड मिला। कितने अरसे से काम कर रही है? बेसिकली 2018 और 19 से, व्हेन आई वाज 18 और 19 इयर्स ओल्ड, तो ये तकरीबन 4-5 साल हो गए कॉन्टीन्यूसली मुझे काम करते हुए और पता ही नहीं चला कि टाइम किस तरह गुजर गया। आई स्टार्टेड, मैंने पहले बिकॉज मेरी फील्ड भी मीडिया से ही रिलेटेड है, मैंने रेडियो और मतलब टीवी से स्टार्ट किया, वेब चैनल से अपने यूनिवर्सिटी के, और फिर रेडियो पाकिस्तान और फिर PTV और फिर डिफरेंट जो प्राइवेट आपके न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे एज अ होस्ट भी काम
किया, लेकिन शुरू से जो मीडिया में आने का या फिर जर्नलिज्म का या फिर वो था, वो यही था कि जो आवाम है हमारी, जो लोग हैं, उनकी हम किस तरह खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि आपका इस ज़िंदगी में आने का मतलब, मेरा इस ज़िंदगी में आने का, अगर मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ तो वो तो सब कर रहे हैं ना, तो मकसद तो ये है कि किसी और के लिए कुछ करना है। तो ये मैंने ब्लड अरेंजिंग सोसाइटी में काम किया। मुझे आज भी याद है, रात को मैं किसी को कॉल करती थी कि अर्जेंट ब्लड चाहिए, आप दे सकते हैं, हमारे पास एक लिस्ट होती है। तो अक्सर कहते तो गालियाँ पड़ती होती थी कि रात के टाइम कॉल करियो बीबी, खैरियत है ये, और कुछ लोग फिर बहुत बदतमीज़ भी होते हैं आगे से। तो लेकिन फिर उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जिन लोगों के लिए मैं अरेंज करवा पाई, कोविड में बहुत मुश्किल था लोगों को इस चीज़ पे एग्री करना एग्जैक्टली कि हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोग डरे हुए बहुत थे। और जो बेचारे दूसरे डिजीज़ वाले, दूसरे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या दूसरे जिनको ब्लड चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो फिर उन लोगों को मैंने बहुत मुश्किल से जिनको कन्विंस किया, और कुछ लोगों की इस तरह मतलब उनको मिला ब्लड, उनके जो मतलब के रिश्तेदार थे या फिर जो घर वाले थे। तो उसके बाद ऐसे होता था कि मैं कभी मुझे कॉल आती थी कि हम आपका शुक्र अदा करने के लिए कॉल कर रहे हैं कि आपने जो है उस टाइम पे ब्लड अरेंज किया था। फिर मुझे खुद कोविड हुआ 2022 में। तो ऐसे बहुत से लोग मैं जिनको नहीं जानती थी, उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट्स आते थे, उनकी तरफ से मुझे कॉल्स आती थी। अच्छा अमीन, ये जो आप बता रही हैं ना, ऑब्वियसली अगर हम इस इंटरनेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड की बात करें, जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs इसको अरेंज करती हैं। ऑब्वियसली आप जिस मकाम पे होते हैं उसके पीछे एक सक्सेस स्टोरी होती है, एक लंबी कहानी होती है, उसमें बहुत तगो-दो, बहुत रातों को जागना, बहुत मेहनत करना, घर से बाहर निकलना, बीमार होना, दूसरों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सोशल वर्क, तो आप मज़ीद देखिए पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मसले हैं, एजुकेशन का मसला है, सेहत का मसला है, फिर सैलाब आ जाता है, बहुत सारे बहुत ज़्यादा इशूज़। तो आपने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसकी बिना पर ऑब्वियसली आप 400 ख़वातीन, मतलब 400 उम्मीदवार थे आपके इस पूरे में, और 5 नॉमिनेशंस थी और आपने ये अवार्ड जीता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़रूर बताइएगा। मैं इंटरनेशनली बताती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड है तो वो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने सबसे पहला जो मेरी चीज़ थी वो एक फॉर्म्स आए जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थे, वहाँ पे वॉलंटियर आपने फॉर्म थे, मैंने फिल किए, तो वो भी एक ह्यूज नंबर ऑफ लोग थे। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड, और 15 लोग थे जिसमें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान से मैं उनकी जो एम्बेसडर बनी। अब उन 15 में से उन्होंने मुझे यूथ डे पे कहा कि आप एक ऐसा मुझे जो है वो कोई प्रपोजल आप सब लोग दें, हम अपने प्लेटफॉर्म पे ना यूथ डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो कि 12 अगस्त को होता है, 2020 की बात है। मैंने उनसे कहा कि मेरे लोग हैं, मेरी यूथ है, वो बहुत कम फैसिलिटीज़ में दुनिया में अपना नाम बना रही है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं होस्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने साथ गेस्ट बुलाना चाहती हूँ उन लोगों को। उन्होंने मुझे कहा आप कैसे करेंगे? मैंने कहा वर्चुअल वर्ल्ड है, हम करेंगे, हम इसको वेबिनार करेंगे। एग्जैक्टली। अब उन्होंने क्या किया कि उनको सब 15 प्रपोजल्स आए, उन 15 प्रपोजल्स में से मेरा सिर्फ प्रपोजल सेलेक्ट हुआ, और मैंने पाकिस्तानी यूथ को 12 अगस्त 2020 को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और साथ बाकी लोगों को भी। ये अचीवमेंट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो लिया, ये एक इवेंट हो गया, अब उसके पीछे एक कहानी है, इस इवेंट के पीछे। उस दिन जिस दिन ये मेरा वेबिनार था, उस दिन मेरी सिस्टर ICU में थी, और डॉक्टर्स ने ये साइन करवाए थे कि आप जो है वो मे बी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे किसी ने मैंने पहले सोचा मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने एक बात सोची कि जिंदगी मौत मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। मेरे हाथ में एक ही चीज़ है और वो है कि आई हैव टू डू वर्क। तो ये चीज़ें थी जो शायद अल्लाह ताला को पसंद आई। उसके बाद मैंने वहाँ से बहुत वेबिनार्स किए जिसमें यूथ की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, पेरेंटिंग को मैंने हाईलाइट किया कि हमारे यहाँ हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे इन्वायरमेंट हैं जो बच्चों के लिए टॉक्सिक हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया। अच्छा, पाकिस्तान की अगर आप बात करें जिन इश्यूज़ को आप हाईलाइट करेंगे, ऑब्वियसली नामीन अगर हम इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियोज की बात करें, अगर हम बात करें इकोनॉमी की सूरत हाल की बात करें, इक्तिसादी और बासु का माशरती मसाइल हमारे पास कैसे आ जाते हैं ना। सोशल वर्क में देखिए बैक टू बैक किसी जज की जो अहलिया है वो किसी बच्ची पर इतना तशद्दुद करती है, इस तरह के वाक़या बहुत आते हैं। अब इस तरह के वाक़यात जो आते हैं उनको भी एड्रेस करना वक्त की अहम ज़रूरत भी है, और जब आप सोशल वर्क करते हो तो फिर आप उस पैरेलल सब चीज़ों को साथ लेके चलते हो। क्या प्लान है फ्यूचर में, किन चीज़ों को ज़्यादा एड्रेस करना चाहती हो कि इस वक्त की अहम ज़रूरत है? मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी अगर खातून एम्पावर्ड है तो आपकी जो आने वाली नस्लें होती हैं वो एम्पावर्ड होती हैं। तो मैंने बहुत पढ़ा लिखा है। एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि अभी जो मैरिज इश्यूज हैं लोगों के, रिलेशनशिप इश्यूज हैं जिनको हम कभी कंसिडर ही नहीं करते, बहुत बेसिक इशू है। आप स्ट्रेस्ड हो गए, आप माशरे के लिए क्या कर सकोगे? आप ये स्टीरियोटाइप है कि आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने जो वुमेन राइट्स के, मैं ये कहती हूँ कि औरतों के ख्वाबों का मुहाफिज कौन, मेरा एक टाइटल था जो मैंने एक आर्टिकल लिखा रिसेंटली। तो मैं सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि आप जो यूथ है उसको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसके बाद उससे कोई काम लेने की वो। अभी आप जो कह रही है पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक,
उसमें देखे मैं सिर्फ हाईलाइट कर सकती हूँ चीज़ों को, बट जिन्होंने काम करना है वो उन्होंने करना है, तो वो मैंने नहीं करना। मैंने सिर्फ जो है वो अपनी, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकती हूँ, मैं किसी को जाके इंसाफ दिला सकती हूँ, किसी के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, किसी को जाके सपोर्ट कर सकती हूँ, और मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं जो है वो जाऊँ और उसके लिए उसका केस के, क्योंकि मैं अभी क्राइम विक्टिम सर्विसेज का भी पार्ट हूँ, तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि अगर आपके पास कोई केस आता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई, तो हम कहते हैं कि हम उसको जो है वो लिंक करवाते हैं पावरफुल लोगों के साथ, हम उस बच्ची का या फिर किसी का भी जो केस है वो हम उसको लेकर चलते हैं। देखिए रामीन, इन सारे सिनेरियो में हम कहाँ तक किसी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? ऑब्वियसली जहाँ तक बंद पड़े हम कर सकते हैं, बट अगेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन थिंग्स, वो चाहे डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो। अच्छा, ये बड़ा एक आम सा जेस्चर है। ऑब्वियसली सोशल वर्क जब आप करते हो, जब आप यूथ की बात कर रहे हो, तो यूथ जिस चीज़ से दो चार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के 3-4 ऐसे वर्ड्स हैं, इतने कॉमन है, इटसेल्फ ये एक डिजीज़ है, और आपका हर एक दूसरा यंगस्टर जो है वो तालीम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से इस चीज़ का शिकार है। टू इनकरेज देम, बिकॉज बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ, देखिए आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी एग्जांपल है। देखिए 23 एज है आपकी, और उस एज में आपने इतना कुछ जो है वो कैश भी किया, लोगों को बताया भी, लेकिन हमारी बच्चियाँ घर में जो पढ़ जाती हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ती वो भी बहुत स्ट्रेसफुल है इस वक्त। उनको यहाँ से निकालने के लिए व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स वी हैव जो हमें करने चाहिए बीइंग अ यंगस्टर? मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉरी, जो हम किसी के लिए कर सकते हैं ना, देखिए एक हूँ मैं, जो मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, हम उसमें ये एहसास पैदा कर सकते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार नहीं है, तुम बेकार नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, अब तो इतना देखिए ये ज़माना इस तरह का है कि आप जो लड़कियाँ और लड़के दोनों बहुत बराबर हद तक हर फील्ड्स में आप देखें, हर जगह आप देखें, आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो, आप उनको समझा, और सिर्फ मैं नहीं समझा सकती, काउंसलर्स के पास जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए हम कहते हैं कि शायद कोई हमें पागल कह देगा, तो दुनिया तो आपको आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे, आप बिल्कुल ठीक बैठे होगे, तो लोग मुझे कहेंगे तुम्हारे बाल यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से ठीक है। दैट्स कॉल्ड मेंटल हेल्थ, दैट इज रियल ना। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, तो यू शुड कंसल्ट द साइकोलॉजिस्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सिस्टर सर्वाइवर है मेंटल नर्वस ब्रेकडाउन की। वो एक बहुत नस्ट में पढ़ी थी जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और फिर भी उनकी और जॉब भी थी उनके पास, बट शी गॉट दैट। और उसके बाद उनको भी बहुत हाईलाइट भी हुई, उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया, उन्होंने अपनी बीमारी के ऊपर रिसर्च की। उनको जब फिट्स पड़ते होते थे वो जाती थी सुबह रिसर्च करने, उन्होंने बुक लिखी। ये सिर्फ आपकी हिम्मत की बात होती है। और हम उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेके गए, हम साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके गए। और आज मैं यहाँ बैठ के जो बात कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ कि कल को मुझे अगर स्ट्रेस होता है तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, कोई मसला नहीं। जिस तरह आपकी बॉडी में कैंसर हो जाता है ना, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। आपके मेंटल जो आपकी होते हैं ना, मैं थोड़ी सी बस यहाँ पे बात करना चाहूंगी, आपके ब्रेन के केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाना का मतलब है आप इंसान एज अ पर्सन आप फारिग हो रहे हो, आपके पास आपके कंट्रोल ही नहीं। आपका ब्रेन आपको कहता है कि आप छलांग मार दो ऊपर से नीचे। सुसाइड, आप कोई नॉर्मल इंसान सुसाइड नहीं कर सकता, कोई ना कोई इशू होता है, वो बहुत प्रोलॉन्ग होता है, तब करता है वो सुसाइड। वहाँ तक कैसे पहुँचता है इस चीज़ को हम रियलाइज कर नहीं पाते, लेकिन इसके पीछे ऑब्वियसली यही सारी स्टोरीज होती हैं जो कि बड़े अच्छे से रामीन ने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और फिर से हमारी टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो। ऑब्वियसली ये मुबारकबाद की हकदार वो तमाम लड़कियाँ, वो तमाम खवातीन जो स्क्रीन के उस तरफ बैठ के हमें देख रही हैं। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस होल डैम वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है विल पावर। अगर आप कोई ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, किसी चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, किसी चीज़ से निकल के कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ करना शुरू कर दें। इसी थॉट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं हमेशा कहती हूँ अपने से मुंसलिक राइट लेफ्ट देखें, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।